नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीश शर्मा उड़ान आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अगले वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली पीएससी प्री की परीक्षा के साइंस के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, उसका सलूशन देखेंगे। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। आप अभी उड़ान आईएएस एकेडमी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं उसमें 50% का डिस्काउंट है नवरात्रि के विशेष अवसर पे, जिसको आप 6 अक्टूबर तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप उड़ान आईएएस एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, आज जो साइंस के प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ होने वाली है, इसके लिए मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। पीएससी का जो पैटर्न है पिछले कुछ वर्षों में चेंज हो गया है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल जो पहले प्रश्न आते थे उसको पहले सॉल्व करेंगे, और इसके बाद क्या है, हम लोग थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चन, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है या अच्छे प्रश्न है जो स्टैंडर्ड, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, राइबोसोम और केंद्रक। अब एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो ध्यान रखेंगे, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको आप इंग्लिश में जरूर याद कीजिएगा, इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आजकल शुद्ध हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो क्वेश्चन में नहीं दिया जाता। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है, तो ये शुद्ध हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन में ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या है, सूत्रकणिका है। तो आप हिंदी तो आपको पता है, तो आप इंग्लिश के भी टर्मिनोलॉजी को आप याद कीजिएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में सुसाइडल बैग। तो कौन सा जो सेल ऑर्गेनली है, कोशिकांग है, उसको सुसाइडल बैग कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, राइबोसोम और केंद्रक। देखिएगा इसका सही उत्तर होगा लाइजोसोम। तो लाइजोसोम को क्या है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार व्यापम और पीएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देख लेते हैं क्यों, इसका आंसर क्यों लाइजोसोम होगा। जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं रहती हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर निर्मित हुआ है, और लाइजोसोम क्या है, एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। जब कभी भी क्या है, जब कभी भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस का आक्रमण होता है, तो इस बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट करने के लिए लाइजोसोम क्या करता है, लाइजोसोम में विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइजोसोम में विशेष प्रकार के एंजाइम अर्थात क्या है, विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो प्रकृति या नेचर में क्या रहते हैं, एसिडिक अर्थात अम्लीय नेचर के ये होते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइजोसोम क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए एक एसिडिक जो एंजाइम है या रासायनिक पदार्थ को रिलीज करता है, स्रावित करता है, और इस एसिडिक पदार्थ के कारण क्या है, इस बैक्टीरिया की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस बैक्टीरिया की मृत्यु होने से शरीर संक्रमण से बचा रहता है। इसके अलावा जब ये प्रक्रिया संपादित होती है कोशिकाओं के भीतर, तो क्या होता है, लाइजोसोम जो ये इसके ऊपर खुद का जो मेम्ब्रेन या झिल्ली है इसको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद क्या करेगा, ये एसिड को रिलीज करेगा बैक्टीरिया के ऊपर। तो इस दौरान लाइजोसोम की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर की झिल्ली नष्ट हो जाती है, साथ ही में वो बैक्टीरिया को भी मारता है। तो इस प्रकार लाइजोसोम खुद को मार करके हमको बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए लाइजोसोम को सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वसा का संग्रहण करने वाला कोशिकांग है। विच सेल ऑर्गेनली स्टोर्स फैट इन ह्यूमन बॉडी? तो देखते हैं कौन सा कोशिकांग है जो कोशिकाओं के भीतर वसा का संग्रहण करता है। वसा अर्थात फैट के सोर्सेस में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि ऑयल होता है, तेल, घी, और रेड मीट, मांस जो है वो मछलियां, इसमें सभी में वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वसा का जो संग्रहण करने वाला कोशिकांग है, हमारे कोशिका के भीतर में क्या होता है, एक ऐसी वाई आकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस में
इसके सरफेस में कुछ भी प्रोटीन या दूसरे पदार्थ चिपके नहीं रहते, इसलिए इसका सरफेस क्या रहता है, स्मूथ रहता है, चिकना रहता है। और यही स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, वसा का संग्रहण करता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको ये टर्म देखिएगा देवनागरी लिपि में इंग्लिश में दिया हुआ है, जबकि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है अंतःद्रव्यी जालिका। ये क्या है, हिंदी में क्या कहलाता है, अंतःद्रव्यी जालिका। जबकि आपको शायद ही ऐसा एग्जाम में ऑप्शन में देखने को मिले। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का इंजन कहलाता है, ये प्रश्न भी क्या है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इंजन ऑफ सेल। तो किस सेल ऑर्गेनली या कोशिकांग को कोशिका का इंजन कहते हैं। तो देखते हैं, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी कोशिकाओं के भीतर में क्या होता है, एक जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिकांग है जो कि दो प्रकार का रहता है। एक होता है स्मूथ अर्थात चिकना, जिसको मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इसकी सतह पर कुछ भी पदार्थ या प्रोटीन नहीं चिपके रहते और ये क्या करेगा, वसा का संग्रहण करेगा। इसी प्रकार हमारी कोशिकाओं के बिल्कुल मध्य में केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस से बिल्कुल जुड़ी हुई इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ अर्थात खुरदुरा, क्योंकि देखिएगा इसके सरफेस में एक पदार्थ या एक क्या है, कोशिकांग चिपका हुआ है, जिसको हम लोग किसके, राइबोसोम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो यह जो राइबोसोम है यह क्या करता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यह क्या करेगा, जो राइबोसोम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और प्रोटीन जो है वही क्या है, हमारी कोशिकाओं की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, हमारी कोशिकाओं में केंद्रक में उपस्थित डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और जीन अर्थात जेनेटिक मटेरियल का निर्माण करती है। और यह सबसे क्या है, महत्वपूर्ण एक रासायनिक पदार्थ है हमारी कोशिकाओं के लिए। इसलिए ये क्या है, कोशिका का इंजन कहलाता है राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से ही सेल बनता है, प्रोटीन से ही क्या है, हमारे जेनेटिक मटेरियल तैयार होते हैं, जिसका सिंथेसिस या संश्लेषण राइबोसोम के कारण क्या है, राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। इस कारण राइबोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका का इंजन कहा जाता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर की अनुवांशिक इकाई है जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर की जो अनुवांशिक इकाई है, देखिएगा हमारे केंद्रक जो क्या होता है, हमारी कोशिका रहती है, कोशिका के केंद्रक में धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन धागे। यह जो धागेनुमा संरचना है वह क्या कहलाती है, वह क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन धागे के नाम से जानी जाती है। यह संरचना कोशिका विभाजन के दौरान स्पष्ट रूप से इस आकृति में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्वयं प्रोटीन के अणुओं से बना रहता है जो कि जीन कहलाता है। और जीन के भीतर कुछ इस प्रकार से क्या है, स्पाइरल प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि डीएनए कहलाते हैं। तो डीएनए जो है हमारे शरीर में आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, इसलिए यह क्या है, अनुवांशिक इकाई है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डीएनए। तो डीएनए ही क्या है, हमारे शरीर की अनुवांशिक इकाई है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन केंद्रक नहीं होगा, क्योंकि केंद्रक के अंदर में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, कोशिका सिद्धांत सेल थियरी। तो सेल थियरी किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, अर्थात कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका क्या कार्य करती है, कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं और कोशिका में विभाजन किस प्रकार से होता है। तो यह संपूर्ण जो सिद्धांत है वो स्लीडेन एवं स्वान वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, स्लीडेन एंड स्वान। आगे को बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन सा एक शैवाल है। शैवाल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, जिसको साधारण भाषा में हम लोग काई के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल है, देखिएगा क्या है, इसमें पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ नील हरित शैवाल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी, कवक को फंगी,
जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। अधिकांशतः क्या करता है स्टूडेंट, ऐसे प्रश्नों में शैवाल जिसमें ऑप्शन में दिया है उसी में टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत आंसर है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इंग्लिश में नील हरी शैवाल को क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं होता, ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया मतलब हो गया जीवाणु, विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके भीतर हरा वर्णक अर्थात क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और यह क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की घटना पौधों में देखने को मिलती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की घटना पौधों में देखने की मिलती है। तो यह क्या है, अपवाद है, ब्लू ग्रीन एल्गी अपवाद है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इसके नाम में शैवाल जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन यह शैवाल नहीं होता है। उसकी संरचना शैवाल जैसे दिखाई देगी, लेकिन वह वास्तव में क्या है, शैवाल नहीं है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्यों की किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो रहता है, हमारी जो कोई भी शरीर की कोशिका रहेगी उसके केंद्र में न्यूक्लियस पाया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इसके अंदर हमारा अनुवांशिक पदार्थ क्या है, उपस्थित रहता है। क्लियर, केंद्रक या न्यूक्लियस किस कोशिकांग में नहीं, किस कोशिका में नहीं पाया जाता, ये हमारा प्रश्न है। देखिएगा ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है। जैसे कि पहला ऑप्शन है लिम्फोसाइट, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, तीसरा ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट कोशिका, ल्यूकोसाइट को WBC के नाम से भी जाना जाता है, लिम्फोसाइट को लिम्फोसाइट ही बोलते हैं, ल्यूकोसाइट को WBC व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट को RBC बोलते हैं, इसको रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट को हम प्लेटलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारी कोशिकाएं हमारे क्या हैं, रक्त या ब्लड में उपस्थित होती हैं। इनमें से जो इरिथ्रोसाइट है या लाल रक्त कणिका है, इसमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये अपवाद है मनुष्य के शरीर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम मनुष्य जो हैं वो कॉर्डेटा या कशेरुकी समूह के जंतुओं में सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से रीढ़ की हड्डी को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी तथा विकसित ब्रेन या मस्तिष्क पाया जाता है। क्लियर, तो हम उसी समूह में आते हैं कॉर्डेटा या कशेरुकी। इस कॉर्डेटा में दो जंतु हैं, एक है ऊंट कैमल और दूसरा है लामा LLAMA, लामा एनिमल। तो लामा क्या है, बर्फीले प्रदेशों में पाया जाता है, उत्तरी जो भारत का प्रदेश है वहां, ठीक है। और ऊंट आपने देखा होगा कैमल। केवल पूरे कॉर्डेटा समूह या कशेरुकी जंतु में दो ही जंतु हैं जिनके RBC में क्या रहता है, न्यूक्लियस उपस्थित रहता है। मनुष्य के शरीर में RBC अर्थात जो इरिथ्रोसाइट सेल है उसमें केंद्रक का अभाव होता है, इरिथ्रोसाइट को ही RBC के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जंतु तथा पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। देखिएगा, प्लांट और एनिमल सेल में ढेर सारे अंतर या डिफरेंसेस होते हैं, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो देखिएगा एकदम बेसिक डिफरेंस। जैसे हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो गया, मान लीजिए एनिमल सेल या जंतु कोशिका है, और दूसरा क्या है, प्लांट सेल या पादप कोशिका है। तो जंतु कोशिका जो है बाहरी आवरण वह सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि प्रोटीन से बना होता है, जो कि प्रोटीन से निर्मित होता है। जबकि प्लांट जो रहता है, पौधों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, उसमें से पहला जो लेयर है वह सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहलाता है, जो कि प्रोटीन से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त पौधों में एक बाहरी आवरण भी रहता है, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, जो कि सेलुलोज से बना रहता है। ये भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौधों की कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी उपस्थित रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ठीक है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, केंद्रक, और लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, केंद्रक से जुड़ा हुआ, हमारे शरीर में केंद्रक से जुड़ा हुआ एक कोशिकांग रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ है, क्योंकि इसके सरफेस में क्या है, राइबोसोम नामक कोशिकांग पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या है, खुरदुरा हो जाता है। ध्यान से समझिएगा इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये राइबोसोम को क्या है, अटैच होने या यहाँ पे क्या है, चिपकने के लिए स्थान प्रदान करता है। प्रोटीन का संश्लेषण वास्तव में राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण वास्तव में राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, जिसको स्थान प्रदान करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो राइबोसोम इसमें अटैच नहीं हो पाता और हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता। इसलिए क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ। हालांकि इसमें क्या है, राइबोसोम डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्यों के शरीर की ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन नहीं देखा जाता है, ठीक है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, श्वेत रक्त कणिका अर्थात व्हाइट ब्लड सेल, WBC, लास्ट वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिएगा क्या है, नेफ्रॉन किडनी या वृक्क की कोशिकाएं जो होती हैं उसको हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन जो होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु और मस्तिष्क का निर्माण करता है। श्वेत रक्त कणिका हमारे ब्लड का कंपोनेंट है, ठीक है। इन तीनों में से जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन क्या है, नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वृक्षों की आयु की गणना करने वाली विज्ञान की शाखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले आ चुका है एग्जाम्स में। फॉरेस्ट्री पहला ऑप्शन है, आर्बोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, और इसमें लास्ट वाला ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्षों के तने को जब अनुप्रस्थ काटा जाएगा तो इस प्रकार से क्या होता है, पेरीफेरी अर्थात परिधि की ओर क्या है, कुछ कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्लियर? तो इसमें कुछ कोशिकाएं ऐसा क्या है, स्ट्राइप्स लाइन के जैसे, और कुछ क्या है थोड़ा ट्राइंगुलर या वृत्ताकार दिखाई देती हैं। तो ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, जाइलम, और ये वाली जो स्ट्राइप्स हैं इसको हम बोलते हैं फ्लोएम। तो जाइलम जो है जल का परिवहन, जल मतलब हो गया पानी, और क्या हो जाएगा, फ्लोएम क्या है, भोजन का परिवहन करता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं एक रिंग के रूप में व्यवस्थित होते जाती है। वृक्ष जितना पुराना होता जाता है उतनी ही ज्यादा ये क्या है, वलय के रूप में दिखाई देती है। इनकी संख्या को या रिंग को गिन करके हम लोग वृक्षों की आयु को ज्ञात करते हैं, और विज्ञान की वह शाखा डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आंसर इसमें से इनमें से कोई नहीं आएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेशम कीट पालन सरल सा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। ऑप्शन दिया है सेरिकल्चर, इपीकल्चर, पीसीकल्चर, और इनमें से कोई नहीं। तो रेशम कीट जो पालन है वह विज्ञान की शाखा सेरिकल्चर कहलाती है। इपीकल्चर मधुमक्खी पालन है, पीसीकल्चर मछली पालन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर? अगला प्रश्न है, विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ अर्थात जेनेटिक मटेरियल होता है। ऑप्शन ए है डीएनए, दूसरा है आरएनए, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, वायरस जो होता है उसमें डीएनए और प्लस आरएनए दोनों प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनफेवरेबल कंडीशन में विषाणुओं मतलब वायरस के द्वारा निर्मित संरचना कहलाती है। कैप्सिड, कैप्सोमियर, बाह्य कवच, कोशिका झिल्ली। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें।
तो ध्यान रखिएगा, वायरस जैसे ही ज्यादा तापमान में या प्रतिकूल परिस्थितियों में या अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तो अपने चारों ओर प्रोटीन का एक थिक लेयर, मजबूत एक कवच बना लेता है जिसको कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। और वायरस इस प्रकार क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या है, अपने आप को सर्वाइव करता है या सुरक्षित रखता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कैप्सिड। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।